नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि ये सभी चीजें हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीजें हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। सालेन तो हम समझेंगे उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में एक बार समझ लेंगे फिर से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह, यहाँ पे दो चीज है, एक भी परमाणु हो सकता है और अनेक परमाणु भी, परमाणुओं का एक ग्रुप भी हो सकता है। समूह को विस्थापित कर स्थान ग्रहण कर लेते हैं उसे, यानी इसमें विस्थापित हो रहा है, प्रतिस्थापन होना होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट जो अभिक्रिया के फल से बने पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिकारक के परमाणु यानी ये होंगे आपको अभिकारक। जैसे हम मीथेन गैस में क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा और एचसीएल प्रोडक्ट के रूप में आएगा। तो कहने का मतलब कि क्लोरोमीथेन भी प्रोडक्ट ही होगा। जो आपको मीथेन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड किए, यानी हम CH4 में Cl को प्रोवाइड किए, तो यह अभिक्रिया, यह जो चीज है इसको अभिकारक बोलते हैं, हम लोग इसको अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह यौगिक मतलब उत्पाद में जो यौगिक बना है यह है यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित का मतलब उसके जगह वो हो जाएगा और उसके ऊपर वो हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, दिखाएंगे आपको। स्थान ग्रहण कर लेते हैं उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नोट बैठ जाएंगे आराम से। नोट, यह अभिक्रिया प्रायः संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन, ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन हेक्टेन नॉन डेफिन ऐसे होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। ध्यान देंगे, चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विशेष परिस्थितियों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब अभी हम सीखे, ध्यान से समझेंगे। हेलो 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 अभी हम समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कब अभिक्रियाशील होते हैं, यौगिक होते हैं, यानी इसमें अभिक्रियाशील करने की क्षमता कम होती है। इसके बावजूद भी देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यौगिकों में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब कि विशेष परिस्थितियों में, और विशेष परिस्थिति का मतलब वहां पे कुछ स्पेशल केसेस होंगे, जैसे वहां पे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के परमाणु को एक एक कर विस्थापित कर देता है। यानी इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जो होगा उसको हटा के कुछ और चीज जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर CH4 प्लस Cl2, हमने मीथेन गैस में क्लोरीन से अभिक्रिया कराया और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। यही विशेष परिस्थिति है सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोमीथेन बना CH3Cl प्लस HCl। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन के मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन ये हाइड्रोजन हमने बोला क्या है, परमाणुओं को समूह को विस्थापित कर स्थान ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ से H4 जो था उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से 4 से 3 होगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन एक यहाँ इसको मिल गया और एक यहाँ भी इसको मिल गया। तो ये उत्पाद के साथ है कहानी,
यह अभिकारक के साथ ही कहानी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मीथेन में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरोमीथेन और एचसीएल गैस एचसीएल का उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए हमको। अब इसमें एक चीज और है कि किसी यौगिक का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे क्लोरोनेशन कहते हैं, जबकि किसी यौगिक का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं, इसे याद रखेंगे। क्लोरीन के साथ किसी यौगिक का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीनेशन कहते हैं, और किसी यौगिक का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ज्यादा चलिए, आइए हम लोग एनसीईआरटी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद दो क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम जब पढ़ा रहे थे एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने के बारे में, वहीं पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करा दिए हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में इस क्वेश्चन का अगर समझने की बात कहे तो यह कह रहा है कि ऑक्सीजन का इथाइन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसका दहन में प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि इथाइन का वायु के मिश्रण के साथ जो दहन किया जाता है उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों, हमारी बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि इथाइन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वेल्डिंग में प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि इथाइन का वायु के साथ अभिक्रिया करके वेल्डिंग में प्रयोग नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्या आप ये बता सकते हैं। यही क्वेश्चन का पूरा सेंस है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि इथाइन का ऑक्सीकरण के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। स्वच्छ ज्वाला मतलब नीला ज्वाला, ठीक है, स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। और यह सिर्फ ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है, इसके साथ साथ इसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। इथाइन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, और यह इसका प्रयोग तीव्र दहन होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग दो लोहा को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि वायु और इथाइन की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो ज्वाला इतनी तीव्र नहीं होती है और इतना स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वायु के साथ जो अभिक्रिया कराई जाती है तो दहन में उसका उपयोग नहीं करते हैं। जबकि इथाइन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बना करके ही उसके दहन को ही हम लोग दो लोहा को जोड़ने में वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। आइए एल्कोहल के गुण पढ़ेंगे हम लोग। एल्कोहल के गुण के अंतर्गत देखेंगे, यह कमरे के ताप पर द्रवस्थान पाया जाता है। मतलब आप एल्कोहल का मतलब सिंपल सी भाषा में समझना है तो आप समझ सकते हैं शराब कमरे के तापमान पर कितना ठंडा हो चाहे गर्मी हो, मतलब जब तक कि माइनस 114 डिग्री सेल्सियस न हो तब तक वो द्रवस्था में पाया जाता है। यह एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक मतलब अपने अंदर घोलने की क्षमता बेहतर रखता है, ये जैसे रंग को भी घोल लेता है। यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन कफ सिरप, जैसे बच्चों के लिए कफ टोरेक्स दिया जाता है, उन सभी कफ सिरप में इसका प्रयोग करता है। टॉनिक में प्रयोग किया जाता है, टॉनिक सिरप होता है, जैसे औषधियों में प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में, मतलब आपको इथेनॉल में जल ज्यादा मात्रा में पिलाकर लेंगे तो आपको एल्कोहल जो इथेनॉल है वो कम नशा करेगा। अब जिसको कम नशा करना है तो ज्यादा पानी मिला करके पिए, तो जिसको ज्यादा नशा करना है कम मात्रा में ही तो कम मात्रा में पानी मिलाए। तो ये इथेनॉल को किसी भी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है जल में मिलाया जा सकता है। किसी भी रूम थर्मामीटर में भी आपको एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। रूम थर्मामीटर में लाल रंग का एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है खास करके। यानी कि क्वेश्चन आता है कि रूम थर्मामीटर में लाल रंग की पदार्थ कौन सी होती है, तो ध्यान देंगे पारा नहीं होती है। पारा के लिए चमकीली पदार्थ होती है। लाल रंग का जो होता है वो एल्कोहल होता है। इथेनॉल का गलनांक माइनस 114 डिग्री सेल्सियस होता है। यह याद रखेंगे, एल्कोहल पारा से कम विषैला होता है।
अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एल्कोहल के गुणधर्म से आपको विभिन्न एमसीक्यू क्वेश्चंस लगे होंगे। आपको एल्कोहल का हम लोग गुणधर्म देख रहे थे। एल्कोहल के गुणधर्म पर समय कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखे। आइए एल्कोहल के कुछ अन्य गुणधर्म भी है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एल्कोहल उदासीन होता है या लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ध्यान रखें कि एल्कोहल का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखेंगे। अब एल्कोहल में एक ये चीज है कि इसका क्वथनांक जो होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 351 केल्विन होता है। इसका गलनांक आपको बताया जा चुका है 124 से 14 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे एक चीज यहां पे देखेंगे कि एथेनॉल को यानी एल्कोहल को एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर अधिक सांद्र H2SO4 सांद्र मतलब गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एथिन बनता है। यह आपका अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, पढ़ेंगे आगे स्लाइड में हम लोग। ईंधन के रूप में भी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है। याद रखेंगे एल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है जो पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलकर CO2 जल उष्मा उत्पन्न करता है। इसलिए एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो एल्कोहल के हम लोग देखें कि एल्कोहल का ईंधन के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे C2H5OH का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा जरूर निकलता है। याद रखेंगे एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। शराब में पेट्रोल मिलाकर के यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 एवं जल उत्पन्न करता है। अतः जब शक्ति के उत्पादन के लिए एल्कोहल का उपयोग किया जाता है तब उसे पावर एल्कोहल कहते हैं। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक अभिक्रिया में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस में गन्ने के रस यानी इसको शीरा बोलते हैं बनाया जाता है। शर्करा किण्वन की विधि से इथेनॉल बनाया जाता है। किण्वन विधि का प्रयोग करेंगे और गन्ने के शीरा से किण्वन विधि द्वारा एल्कोहल बनाया जा सकता है। यह एल्कोहल या इथेनॉल बनाने की व्यापक विधि है यानी किण्वन विधि से। तो याद रखेंगे किण्वन विधि एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है फर्मेंटेशन। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। इन्वर्टेज, जाइमेज, मल्टोज इत्यादि एंजाइम होते हैं। इनकी उपस्थिति में किण्वन अभिक्रिया कराई जाती है। इन एंजाइमों का उत्तम स्रोत ईस्ट है। ठीक है। इसका उपयोग देख सकते हैं। इसका उपयोग हमने बताया है कि बियर में भी प्रयोग किया जाता है। शराब में विस्की जो होते हैं शराब के घटकों में प्रयोग किया जाता है। यह अच्छा विलायक है। घाव या सिरिंजों को रोगाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। घाव को आप देख सकते हैं इथेनॉल का सैनिटाइजर में प्रयोग किया जाता है। ईंधन तथा विलायक रूप में ठंडे प्रदेशों में वाहनों के रेडिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपयोग एल्कोहल का उपयोग में देखेंगे हम लोग कि ठंडे प्रदेश जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़े जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल वहां पे ठंडे प्रदेशों में वाहनों के रेडिएटर में प्रयोग किया था ताकि जम ना पाए। रेडिएटर में एल्कोहल का प्रयोग किया था। एथेनॉल या एल्कोहल तथा जल के मिश्रण वो तो अपने अनुपात में मिलाकर पेश सकते हैं। पेट या वार्निश रंग पारदर्शक साबुन जैसे पारदर्शक साबुन का उदाहरण बताइए। पियर्स जो भी हो तो पारदर्शक साबुन जो है पारदर्शक साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इत्र के निर्माण में भी इसका टिंचर आयोडीन और इत्र का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मृत जीवों या पौधों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल से अभिक्रिया। तो अभी तक आप उपयोग देखें इथेनॉल के उपयोग पे इथेनॉल के उपयोग बहुत कुछ है। उसमें से जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको बताया और इथेनॉल के से उपयोग से बहुत सारे आपको एमसीक्यू भी दिख रहे थे।
आप उसको देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल की अभिक्रिया। तो इथेनॉल की एनसीईआरटी के अंतर्गत दो अभिक्रिया दी गई है। पहला अभिक्रिया इथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ क्या होता है, तो इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, देखिए ध्यान देंगे, करके पहला तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो देखेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया, ठीक है, उत्सर्जित किया। इस अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सेकंड प्रोडक्ट जो होता है वो सोडियम एथोक्साइड बनता है। सोडियम एथोक्साइड का सूत्र होता है C2H5OH जो था ना, इसमें खाली बॉन्ड रहेगा, तो H हट करके यहाँ पे सोडियम जुड़ जाता है। तो याद रखिए C2H5ONA यह सोडियम एथोक्साइड का सूत्र है। दूसरा अभिक्रिया लिखेंगे, बनता है, आप यहां देखेंगे कि दूसरी अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। जैसे जब इथेनॉल एंड एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर अधिक की सांद्र मतलब गाढ़ा सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, आइए हम एथीन बनाते हैं ना, कैसे बनता है। तो एथीन बनाने की एक यह भी विधि है कि अल्कोहल C2H5OH ले लेंगे, ठीक है, और इसकी जो हम लोग अभिक्रिया करा देंगे हम लोग अधिक ये H2SO4, ठीक है, इसका अभिक्रिया मतलब ये उत्प्रेरक की भांति करेगा और बहुत ज्यादा हीट रहेगा, ये हीट की पहचान है, ठीक है। तो बनेगा एथीन बनेगा, इसके साथ साथ जल बनेगा। तो सबसे पहले जल बना लेते हैं और एथीन C2H4 यही बनेगा अभिक्रिया।